So, good morning student. Welcome to the second class of UPSC Prelim series for ancient history. So, we have discussed the 20 question in our first video. Now the question number 21. So, now let's check it. So, consider the Neolithic Kashmir, Burjaum and Gufkaral. It is distinguished by complete absence of microlith and the heavy use of polished stone and bone tools. Burjaum, place of birth, reveals a transition from subterranean pit dwelling in period 1 to mud brick structures in period 2. The burial practice involved in placing domestic dogs in the graves of their master, custom unique to this region in the Indian Neolithic era. So we have to choose the correct answer from A, B, C and D. So let's check the answer. So answer to the question number 21 is correct answer is C. All the three statements are correct. So now check the explanation. Statement 1, microlithic absence. ये correct है. The Neolithic Kashmir is fundamentally different from other Indian Neolithic tradition. It is characterized by complete absence of microlith, यानी कि complete absence होती है वहाँ पे microlith की, and the heavy use of polished stones and the bone tools. This distinguishes from the Mesolithic derived tradition elsewhere in India. So वहाँ पे क्या होता है, एक तो माइक्रोलिथ्स की एब्सेंस होती है, दूसरा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और बोन टूल्स वहाँ पे पाए जाते हैं. ये उसे बाकी मेसोलिथिक इरा से इंडिया में जो कि ट्रेडिशन थे मेसोलिथिक इरा के उनसे डिफर करता है. नाउ सेकंड, आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन. बुरजाम मीन्स प्लेस ऑफ बर्च इन कश्मीरी. कश्मीरी में बुरजाम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च, रेफरिंग टू दी बर्च ट्री. बर्च ट्री एक टाइप के ट्रीज होते हैं जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं. यूज्ड फॉर रूफिंग. पीरियड 1 shows acramic pre-pottery pit dwelling while period 2 introduces ceramic pottery and evolved mud brick structures. So period 1 acramic, subterranean pit dwelling dug into natural Kareva soil, no pottery, polished stone tools and extensive bone tools. So एक बार फिर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक बार थर्ड स्टेटमेंट भी हम चेक कर लेते हैं. Statement 3, dog burial custom. The burial patterns how human skulls alongside remain of their animals like dogs. So human skulls के remains हमें पाए जाते हैं, उसके साथ साथ dogs यानी कि उनके pet animals भी हमें burials में उनके पाए जाते हैं. This practice of domestic dog burials with human master is unique to Kashmir in the Indian Neolithic context, suggesting deep human animal bonds and specific ritual practices. एक बार हम फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं और तीनों स्टेटमेंट्स को फिर चेक कर लेते हैं. सो इसमें क्या कहा गया है, नियोलिथिक कश्मीर के बारे में पूछा गया और वहाँ की दो प्लेसेस के बारे में बताया गया, बुरजाम और गुफकराल. सो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, डिस्टिंग्विश बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ एंड हैवी यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड बोन टूल्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस मिलती है हमें माइक्रोलिथ की, पॉलिश स्टोन टूल्स और बोन टूल्स मिलते हैं. दूसरा, बरजाम क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्च होता है. कश्मीरी में प्लेस ऑफ बर्च के नाम पे इसका पड़ा बुरजाम. बर्च क्या है, बर्च एक ट्री है. और बरियल प्रैक्टिस की बात करें तो वहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स भी पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडीज के साथ, उनके मास्टर के साथ उनके डॉग्स को भी दफन किया जाता था. ये प्रैक्टिस भी हमें देखने को मिलती है. सो तीनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. कंपेयर दी विंध्यन नियोलिथिक, कोल्डीवा, महागारा एंड साउथ इंडियन नियोलिथिक, उटनूर, टेक्कलकोटा. सो ये तीन स्टेटमेंट्स दिए गए, हमने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. तो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं. द विंध्यन नियोलिथिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कल्टीवेशन ऑफ राइस, ओरिजा स्टीवा, whereas South Indian Neolithic is characterized by millets, ragi and horse gram.
सो इसमें क्या पूछा गया है कि विंध्यन नियोलिथिक जो कि है वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती है, और साउथ इंडियन नियोलिथिक में मिलेट्स, रागी और चने की, मान लो होर्स ग्राम की खेती होती है या वहाँ पे पाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, विंध्यन साइट शो कोड इम्प्रेस्ड पोट्री वेयर एज साउथ इंडियन साइट्स आर फेमस फॉर बर्निश्ड ग्रे वेयर। विंध्यन साइट पे क्या पाया गया है, कोड इम्प्रेस्ड पोट्री पाई गया। वही साउथ इंडियन किसके लिए फेमस है, बर्निश्ड ग्रे वेयर्स के लिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऐश माउंट्स आर एक्सक्लूसिव टू द विंध्यन नियोलिथिक एंड एब्सेंट इन द साउथ। सो ऐश माउंड, राख के माउंड वहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं, कहा गया है कि विंध्यन नियोलिथिक में, और साउथ में क्या ये एब्सेंट होते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट में ये पूछा गया, हमने इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शंस है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, और कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए, सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर है। So correct answer is B. Two statements are correct and that are statement 1 and statement 2. So इसकी explanation देखते हैं तीनों ही statement की। So पहली statement देखें, वहाँ पे crop patterns के बारे में पूछा गया था। विंध्यन, कोलडीवा यूपी एंड विंध्यन नियोलिथिक, कोलडीवा यूपी एंड महागारा provide the earliest evidence of domesticated rice cultivation in India dating to around 6000 to 5000 BCE। विंध्यन नियोलिथिक में राइस की कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है। साउथ इंडियन नियोलिथिक में साइट्स लाइक उटनूर, टेक्कलकोटा शो कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स एंड होर्स ग्राम आर अडेप्टेड टू ड्राइड डेक्कन एनवायरनमेंट। साउथ इंडियन में हमें मिलेट्स मिलती हैं और विंध्यन नियोलिथिक एरा में हमें राइस कल्टीवेशन मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पोट्री ट्रेडिशन के बारे में पूछा गया था। Vindhyan characterized by code impressed pottery made by pressing codes into wet clay before firing। और साउथ इंडियन में फेमस फॉर बर्निश्ड ग्रे वेयर हाईली पॉलिश्ड ग्रे कलर पोट्री वाज दैट वाज बर्निश्ड टू अ लस्टर फिनिश। सो पोट्री की बात करें, विंध्यन में कोड इम्प्रेस पोट्री देखने को मिलती थी, और साउथ इंडिया में बर्निश्ड ग्रे वेयर पोट्री हमें देखने को मिलती है। सो ये वाली जो इमेज है, ये वाली आपको देखने को मिलेगी विंध्यन नियोलिथिक एरा में, और ये वाली जो प्लेन पॉलिश्ड इमेज है, ये पोट्री हमें देखने को मिलेगी साउथ इंडियन नियोलिथिक एरा में। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो ऐश माउंट्स की, ऐश माउंट की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द क्लेम ऐश माउंट्स आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ये वर्ड जब आ गया तो स्टेटमेंट एक्सट्रीम पे चलेगी, और मोस्टली यूपीएससी में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो इनकरेक्ट होती हैं। सो रियलिटी क्या है, ऐश माउंट्स आर एक्चुअली एक्सक्लूसिव टू द साउथ इंडियन नियोलिथिक साइट्स लाइक उंटूर, कुंगल एंड पलवय इन कर्नाटका आर फेमस फॉर दीज मिस्टीरियस माउंट्स। ऐश माउंट्स क्या होते हैं, लार्ज माउंट्स ऑफ बर्न्ट डंग एंड ऐश इंटरप्रेटेड एज रिचुअलिस्टिक बर्निंग ऑफ कैटल पेन्स। दे इंडिकेट इंटेंसिव pastoralism in the South Indian Neolithic. Distribution found exclusively in Karnataka and Andhra Pradesh, not in the Vindhyan region. This makes statement 3 incorrect. सो साउथ इंडिया में ऐश माउंट पाए जाते हैं, विंध्यन कल्चर में ऐश माउंट नहीं पाए जाते। एक बार फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी कि विंध्यन नियोलिथिक में राइस कल्टीवेशन होता है और साउथ इंडिया में मिलेट्स पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विंध्यन साइड में कोड इम्प्रेस पोट्री पाई जाती है और साउथ इंडिया में बर्निश्ड ग्रेवेयर, ये भी सही है। ऐश माउंट्स पाए जाते हैं विंध्यन एंड एब्सेंट इन साइड, ये गलत है। साउथ में ऐश माउंट पाए जाते हैं, विंध्यन नियोलिथिक में ऐश माउंट नहीं पाए जाते। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपने देख ली, इसमें से फर्स्ट 2 आर करेक्ट, थर्ड वन इज द रॉन्ग। सो नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो इसमें पूछा गया है द साइट ऑफ मेहरगढ़ इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग नियोलिथिक ट्रांजिशन कंसिडर। इसमें फिर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पीरियड 1 7000 टू 5500 BCE, a ceramic pre-pottery Neolithic with evidence of mud brick houses and domestication of wheat and barley। यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो पीरियड 7000 से 5500 BCE, ceramic pottery, evidence of mud brick house, domestication of wheat and barley।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये चीज़ें पूछी गई हैं मेहरगढ़ की साइट के लिए। सेकंड पीरियड में क्या, सेकंड स्टेटमेंट में पीरियड 2 इंट्रोडक्शन ऑफ व्हील मेड पोट्री एंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। सो सेकंड पीरियड में मेहरगढ़ साइट पे व्हील मेड पोट्री का एविडेंस मिलता है और कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? थर्ड स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, पीरियड 3 की बात की गई है, एविडेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड सरप्लस प्रोडक्शन लीडिंग टू ग्रेनरी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया कि सेंट्रल एशिया के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं, लैपिस लजुली देखने को मिलता है और ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी ऑल द 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट और डी नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। So now see the correct answer. So the correct answer is C. All the statements are correct. तो मेहरगढ़ साइट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेहरगढ़ साइट पाई जाती है बलोचिस्तान पाकिस्तान में। इज द की साइट फॉर अंडरस्टैंडिंग नियोलिथिक रेवोल्यूशन इन द इंडियन सब कंटिनेंट। तो इसमें जो मेहरगढ़ साइट पे पहला पीरियड जो हमें देखने को मिलता है वो 7000 से 5500 BCE पहले मिलता है। तो वहाँ पे एक्रेमिक नियोलिथिक, नो पोट्री येट बट मड ब्रिक हाउसेज एंड वीट एंड बार्ली। वहाँ पे हमें एक्रेमिक नियोलिथिक देखने को मिलती है, वहाँ पे हमें पोट्री का इस समय कोई एविडेंस नहीं मिलता, इस पीरियड का कोई एविडेंस नहीं मिलता। और मड ब्रिक हाउसेज मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ वीट एंड बार्ली, और ये रिप्रेजेंट करता है अर्ली एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को। फिर सेकेंड पीरियड कब से कब होता है, 5500 to 4500 BCE, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हील मेड पोट्री। सेकेंड पीरियड में आके हमें पोट्री के एविडेंस मिलते हैं और अर्ली एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। थर्ड पीरियड की बात करें तो वो है 4500 to 3500 BCE। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हमें देखने को मिलता है, एविडेंस मिलता है लैपिस लजुली फ्रॉम अफगानिस्तान, और ग्रेनरीज इंडिकेट करती है कि वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गई थी, तभी जाके ग्रेनरीज की ज़रूरत पड़ी और स्टोरेज कैपेबिलिटी तब तक इजाद हो चुकी थी। सो व्हाई दिस सीक्वेंस इज परफेक्ट। पहले है एग्रीकल्चर फाउंडेशन बिल्ट होती है कि डोमेस्टिकेशन सीक्वेंस शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, द हॉलमार्क ऑफ नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक एरा में आके हम लोग फूड प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है। पोट्री और कॉटन रिप्रेजेंट मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप्स शोइंग इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। फिर इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रेड नेटवर्क बिल्ट होते हैं। स्टोरेज, सरप्लस स्टोरेज इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है मेहरगढ़ साइट का। This provide missing link between the earliest agriculture communities and the later Harappan civilization. The cotton cultivation evidence makes this site globally important for textile history. अब एक बार दोबारा फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था, तीनों पीरियड के बारे में इस साइट पे पूछा गया था। पीरियड 1 में हमें क्या देखने को मिलता है, एक्रेमिक प्री पोट्री एरा देखने को मिलता है कि तब पोट्री नहीं मिलती हमें देखने को। मड ब्रिक हाउसेज मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें व्हील मेड पोट्री देखने को मिलती है और कॉटन कल्टीवेशन के फर्स्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट पे पूछा जाता है कि एविडेंस ऑफ लॉन्ग ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, लैपिस लजुली एंड सरप्लस प्रोडक्शन लीडिंग टू ग्रेनरी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नाउ we are moving to the next question, question number 24। इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू द मिड गंगा नियोलिथिक चिरांद बिहार। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं मिड गंगा नियोलिथिक के रेफरेंस में। इट इज अ रिवरीन साइट लोकेटेड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, घाघरा, सोन एंड गंडक। तो ये रिवरीन साइट है, गंगा, घाघरा, सोन और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पे कोई बनी हुई है ये साइट। It yielded a massive hoard of bone tools, antler, second only to Burzam in quantity। So बुरजाम के बाद यहाँ पे हमें बोन टूल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
The inhabitant lived in reed thatched huts and cultivated rice, wheat and barley. जो इनहेबिटेंट थे वो हट्स में रहते थे और राइस, वीट और बार्ले कल्टीवेट करते थे. सो हमने ऑप्शन चूज करना है ए, बी, सी और डी में से. तो राइट आंसर देखते हैं. लेट्स सी द राइट आंसर. सो राइट आंसर इज सी. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं. चिरांद बिहार इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिड गंगा नियोलिथिक साइट रिप्रेजेंटिंग द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ नियोलिथिक कल्चर. लोकेशन की बात करें तो चिरांद इज लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल रिवर गंगा, घाघरा, सोन एंड गंडक. abundant water resources, fertile alluvial soil, transportation network, rich aquatic resources. सेकंड स्टेटमेंट के क्या पूछा गया था कि बोन टूल्स यहाँ पाए जाते हैं बुरजाहम के बाद. चिरांद yielded enormous quantity of bone tools, particularly antler implement. ओनली बुरजाम इन कश्मीर. बुरजाम कहाँ देखने को मिलता है? कश्मीर में. सरपासिस इट इन दी बोन टूल क्वांटिटी, मेकिंग दिस द सेकंड लार्जेस्ट कलेक्शन इन इंडिया. वाई सो मैनी बोन टूल्स? वहाँ इतने ज़्यादा बोन टूल्स क्यों पाए जाते हैं? द रिवरीन एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अबंडेंट एनिमल रिमेन्स फ्रॉम हंटिंग एंड फिशिंग. द एंटलर टूल्स वर आइडियल फॉर रिवरीन एक्टिविटी लाइक फिशिंग एंड बोट मेकिंग. तो रिवरीन एनवायरनमेंट था इसलिए वहाँ पे अबंडेंट एनिमल रिमेन्स मिलते थे और उनकी रिमेन से टूल जो बनाए जाते थे वो फिशिंग और बोट मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते थे. अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देखते हैं. द बोन टूल्स इंक्लूड फिशिंग हुक्स, नीडल्स एंड स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंट फॉर एक्वेटिक रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड स्टेटमेंट हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट में उनके लिवलीहुड के बारे में पूछा गया था कि वहाँ पे रहने वाले लोग रीड थैज्ड हट्स में रहते थे, परफेक्टली अडेप्टेड टू मार्शी रिवरीन एनवायरनमेंट. और एग्रीकल्चर रिमेन से हमें पता चलता है कि वहाँ पे राइस, वीट और बार्ले की कल्टीवेशन होती थी. चिरांद रिप्रेजेंट द ईस्टर्न मोस्ट नियोलिथिक settlement in the Gangetic Plain, showing successful adaptation of Neolithic lifestyle to riverine environment. एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो इसमें पूछा गया था कि ये रिवरीन साइड लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, घाघरा, सोन एंड गंडक. तो ये स्टेटमेंट सही है. फिर यहाँ पे बोन टूल्स पाए जाते हैं बुरजोम के बाद. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. और उसके बाद रीड थैज्ड हट्स हमें देखने को मिलती हैं और राइस, वीट और बार्ले की कल्टीवेशन देखने को मिलती है. तो ये आंसर भी सही है. तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है इसकी. सो क्वेश्चन नंबर 25 रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक डोजाली हेडिंग सारुतारू. ये एक लोकेशन हमें दी गई है, ये एक साइट हमें दी गई है और इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हमसे पूछी गई है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शोल्डर Salt axis with distinctive shape and code impressed pottery. Code impressed pottery ये पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था. वही पोट्री अब यहाँ पे भी पूछी गई है. The tools show a strong affinity with the Neolithic tradition of China, Southeast Asia rather than mainland India. The site of Daojali heading yielded evidence of shifting cultivation zoom and the use of jadeite stone. सो ये 3 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं और हमने बताना है एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है या कोई भी इसमें से सही नहीं है. ABCD में से हमने एक ऑप्शन चूज करना है. सो लेट्स सी द आंसर. सो आंसर इज सी. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. द नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट cultural tradition with strong East Asian connections. So statement 1 is distinctive tool types. Shouldered celt, these are stone axes with a distinctive shoulder or step-like reduction below the cutting edge. This unique shape is characteristic of Southeast Asian tool tradition. So shouldered celt हमें देखने को मिलते हैं और ये Southeast Asian tool tradition की एक characteristic है. फिर code impressed pottery made by pressing twisted cords into wet clay, creating distinctive decorative pattern. Statement 2 cultural affinity. The northeastern Neolithic show much stronger affinity with the Chinese and Southeast Asian tool similarity. Shoulder celts are common in Thailand, Myanmar and South
southern China but rare elsewhere in India. Pottery, Kodmark pottery is a hallmark of East Asian Neolithic culture. Statement एग्रीकल्चर पैटर्न की बात करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम रिफ्लेक्ट्स साउथ ईस्ट एशियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रेदर देन द सेटल्ड फार्मिंग ऑफ द मेनलैंड इंडिया। जूम कल्चर आज भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉलो किया जाता है, जिसमें कि एक बार जगह को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसको आग लगा दी जाती है और फिर नई जगह पे जाके खेती की जाती है। और जहाँ पे आग लगाई जाती है, एक बार खेती कर ली, वहाँ आग लगा दी, उसके बाद वो ज़मीन दोबारा उस पर कोई फसल उगेगी, फिर उसे क्लियर किया जाएगा, खेती की जाएगी, फिर उसे जला दिया जाएगा। सो ये होता है जूम कल्चर, यहाँ पे शिफ्टिंग होती रहती है बार 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 बार। सो स्टेटमेंट थर्ड इज स्पेशलाइज्ड एविडेंस। डाउजली हेडिंग असम प्रोवाइड्स यूनिक एविडेंस। जूम कल्टीवेशन और जेडाइट स्टोन, ये एक प्रीशियस स्टोन है जो कि ऑर्नामेंट्स और शोइंग सोफिस्टिकेटेड लेपिडरी स्किल्स, पॉसिबली ट्रेड कनेक्शंस। कल्चरल ब्रिज की बात करें, द नॉर्थ ईस्ट नियोलिथिक रिप्रेजेंट ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन प्री हिस्टोरिक कल्चर, शोइंग हाउ जियोग्राफिक कॉरिडोर फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज इन एंशियंट टाइम। सो एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देखें। सो डाउजली हेडिंग सारूटारू, ये नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक साइट है, इसके बारे में हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे शोल्डर सेल्ट्स और कोड इम्प्रेस पोट्री देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें पूछा गया था कि इसके रिलेशन हमें चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाय मेनलैंड इंडिया के, जो टूल्स यहाँ पे पाए जाते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया था द डाउजली हेडिंग यील्डेड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर एंड यूज ऑफ जेडाइट स्टोन। सो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पाई जाती थी, सो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे मैच द साइट विद द फाइंडिंग। तो यहाँ पे हमें 4 साइट्स दी गई हैं और उनके सामने हमें फाइंडिंग्स दी गई हैं, तो हमें मैच करना है कि जो साइट और फाइंडिंग क्या वो सही बताई गई हैं। सो फर्स्ट साइट इज प्यम्पली तमिलनाडु, एविडेंस ऑफ ग्रीन ग्राम एंड हॉर्स ग्राम कल्टीवेशन। तो हमने पहले भी अभी एक क्वेश्चन में किया था विंध्यन नियोलिथिक कल्चर और साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर के बारे में, वहाँ पे भी मिलेट्स और राइस के बेस पे एक डिफरेंसेस था, तो आप लोग उससे आइडिया लगा सकते हो। हल्लूर कर्नाटका, ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक टू आयरन एज विद हॉर्स रिमेन्स। कोडेकल कर्नाटका, ईस्टर्न रेडियो कार्बन डेट्स फॉर एश माउंट। देन Sangankallu, Karnataka, a factory site for polished stone axis Detroit dikes। तो हमने चूज करना है ABCD में से एक ऑप्शन। सो नाउ लेट्स सी द आंसर। सो आंसर इज ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच। फर्स्ट सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट है प्यम्पली तमिलनाडु, दिस साइट प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस ऑफ ग्रीन ग्राम एंड हॉर्स ग्राम कल्टीवेशन इन साउथ इंडियन नियोलिथिक। These drought-resistant crops were perfectly adapted to the Deccan environment. Second है Hallur, Karnataka, famous for showing the transition from Neolithic to Iron Age. This site yielded horse remains, which are rare in Indian archaeological context and significant for understanding animal domestication. So Hallur, Karnataka में नियोलिथिक और आयरन एज में ट्रांजिशन देखने को मिलता है और हॉर्स रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है कोडेकल कर्नाटका प्रोवाइड अर्लीस्ट रेडियो कार्बन डेट फॉर द मिस्टीरियस एश माउंट ऑफ द साउथ इंडियन नियोलिथिक, हेल्पिंग एस्टेब्लिश क्रोनोलॉजी ऑफ द यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस। फोर्थ स्टेटमेंट है संगनकल्लू कर्नाटका, अ स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस लोकेटेड नियर dolerite dikes, natural geographical formation that provide excellent raw material for tool production। so ये चारों ही statements correct है। regional specialization pattern, these sites demonstrate regional specialization of the South Indian Neolithic। agriculture adaptation, Pyamapalli shows adaptation to semi-arid condition, drought resistant crops like horse gram, industrial organization। Sangagallu represent the early industrial specialization using local geological resources for mass tool production।
archaeological precision. The each site contributes specific unique evidence to understanding of the South Indian Neolithic. This level of site specific knowledge is typical of high level archaeological questions in UPSC. So एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. Teampalli, evidence of green gram and horse gram cultivation. Next है Halur, Karnataka. Transition from Neolithic to Iron Age with horse remains. Kodaikkal, Karnataka. Earliest radiocarbon dates for ash mounds. फिर है Sangankallu, Karnataka. A factory site for polished stone axes. So चारों ही statement correct. Now the question number 27. The ash mounds of the Deccan Neolithic Untur, Kupwal, Palavoy are interpreted by archaeologists as. तो ये एश माउंट्स हैं. इसमें पूछा गया एश माउंट्स ऑफ द डेक्कन नियोलिथिक आर इंटरप्रेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एज फ्यूनरल पायर्स ऑफ मास क्रिमिनेशन, accumulated ritually burnt cow dung for cattle pens, industrial waste from iron smelting, remains of volcanic activity worshipped by locals. तो ये हमने पहले भी अगर एक क्वेश्चन आपने किया था तो उसमें हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. तो इसका सही आंसर, सो लेट्स चेक द राइट आंसर. सो आंसर बी, accumulated and ritually burnt cow dung for cattle pens. सो ये काओ डंग को रिचुअली बर्न किया जाता था, उससे जो ये माउंट्स बनते थे. सो इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन थ्योरी देखें, कैटल पेन थ्योरी. The accepted archaeological interpretation of ash mound is that they represent accumulated cow dung from cattle enclosure that was periodically burned, possibly for ritual or practical purposes. Why this theory is accepted? Chemical analysis, the composition is consistent with burnt organic matter, specifically animal dung, not human cremation or industrial waste. Archaeological context, found associated with pastoral communities who practice intensive cattle herding. The mounds are located where corrals would logically be situated. Ethnographic parallel, modern pastoral communities in the region still practice seasonal burning of cattle pen areas for hygiene and fertility enhancement. Why other options are incorrect? Option A, mass cremation. No human skeleton remains found in the mounds. कोई भी ह्यूमन स्केलेटन माउंड में नहीं पाया गया. सो ऑप्शन सी क्यों गलत है? द नियोलिथिक पीरियड प्रीडेट आयरन टेक्नोलॉजी. तो आयरन स्मेल्टिंग तो तब तक उस टाइम पे होनी ही शुरू नहीं हुई थी. वोल्केनिक एक्टिविटी, द डेक्कन एज एंशिएंट वोल्केनिक रॉक, बट दीज माउंट्स आर क्लियरली एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन मेड है. ये ह्यूमन मेड माउंट्स थे, ना कि वोल्केनिक रॉक्स थी. सो एक बार फिर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया था एश माउंट्स उनटीर, उटनूर, कुपगल, पलवोय. ये क्या इंटरप्रेट आर्कियोलॉजिस्ट ने इनसे किया कि ये एश माउंट किस वजह से बने हैं या किस कारण से इन्हें बनाया गया. तो ये बनाया गया था एक्यूमुलेटेड एंड रिचुअली बर्न्ड काउ डंग फ्रॉम कैटल पेन्स. Now let's see the next question, question number 28. Consider the statement, while most Neolithic culture in India were rural, this specific site showed sign of fortification and transition of early Harappan style of living, including the use of copper in its upper levels. This description best fit. So ये एक साइट के बारे में बताया गया कि वो कि जो नियोलिथिक कल्चर इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते थे वो रूरल थे, बट इस साइड पे फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है, अर्ली हड़प्पन स्टाइल्स का रहन सहन भी देखने को मिलता है, और यूज़ ऑफ कॉपर इन इट्स अपर लेवल. तो ये साइट कौन सी है? बुरजाओं में, कोलडीवा है, आमरी है, और कोट डीजी प्री हड़प्पन नियोलिथिक ट्रांजिशन या पिकली हल. सो हमने राइट ऑप्शन चूज करना है. नाउ लेट्स सी द राइट आंसर. So correct option is C, Amri Co-DZ pre-Harappan Neolithic transition. Amri and Co-DZ represent the crucial bridge between Neolithic and Harappan civilization. These sites show the urbanization process in action. Key features of pre-Harappan phase:
fortification. Unlike typical Neolithic villages, these sites show defensive wall and planned layout indicating increasing social complexity and potential conflict. Copper technology. Introduction of copper tools in the upper level marks the transition from Neolithic stone technology to Chalcolithic metal use. एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया था एक ऐसी साइट जो कि जो शो करती है साइन फोर्टिफिकेशन के और ट्रांजिशन टू अर्ली हड़प्पन स्टाइल ऑफ लिविंग, और ये नियोलिथिक कल्चर से ये साइट थी और वहाँ पे यूज़ किया जाता था कोपर भी यूज़ करने का हमें देखा गया था। और ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, बुरजाओं, कोल्डिवा, आमरी, कोडी थी। तो आमरी इसका राइट आंसर था। Now question number 29. Which of the following is the correct chronological sequence of the 3A system as applied to the Indian prehistory? 3A system का correct chronological sequence हमें choose करना है। Hand axe use, microlith use, polished salt use. Polished salt use, microlith use, hand axe use. Microlith use, hand axe use या polished salt use। इसमें से हमने राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चूज करनी है और करेक्ट आंसर चूज करना है 1 2 3 में से। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। द 3A सिस्टम इन द करेक्ट इंडियन सीक्वेंस इज, सबसे पहले हैंड एक्स का यूज हुआ, लार्जली बाइफिकली वर्क्ड टूल, प्राइमरी टेक्नोलॉजी फॉर हंटिंग लार्ज गेम एंड प्रोसेसिंग कारकैसेस। फिर माइक्रोलिथ का यूज हुआ। सो आप सिंपली ये देखो कि पहले जो इंसान थे वो यूजली कोई मान लो ऐसे लकड़ी पड़ी हुई या कोई भी पत्थर पड़ा हुआ या कोई भी ऐसे बोन पड़ी हुई, वो सिंपली उसे उठाएगा, उसे यूज कर लेगा, दैट्स इट। हैंड एक्स यूज सबसे पहले आएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उन्हीं जो वो बड़े टूल थे, रो टूल थे, उनको थोड़ा रिफाइन करेगा, उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के छोटा बनाएगा, छोटी चीज़ों या छोटे कामों के लिए यूज़ करेगा, तो उससे माइक्रोलिथ यूज़ आएगा। फिर जब उसने छोटा कर लिया, अब उसको सुंदर भी करेगा। सुंदर करने के लिए वो क्या करेगा, उसको पॉलिश करेगा। सो थर्ड जो फेज आएगा वो ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टूल्स का आएगा फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, स्पेशली फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो ये सीक्वेंस राइट सीक्वेंस होएगा। नाउ टेक्नोलॉजिकल लॉजिक बिहाइंड दिस हैंड एक्स एरा। Paleolithic hunter need large versatile tools for big game hunting. The hand axe was Swiss army knife of prehistoric time. तो पहले हंटिंग के लिए क्या यूज़ होएगा, हैंड एक्स यूज़ होएगा। उसके बाद माइक्रोलिथ रेवोल्यूशन आता है जहाँ पे मेसोलिथिक अडेप्टेशन होती है। वो छोटी चीज़ें भी, छोटे टूल्स भी तब यूज़ में आने लगते हैं। फिर जब एग्रीकल्चर आता है तो फिर थोड़े और डिटेल्ड में टूल्स यूज़ आने में लगते हैं, जिसमें कि पॉलिश्ड सल्ट एक टूल होता है जो कि जगह को क्लियर करने के टाइम पे यूज़ आता है। वाई दिस सीक्वेंस मेक्स सेंस। सो पहला है क्लाइमेट चेंज। एट द एंड ऑफ पैलेस्टीन रिक्वायर्ड न्यू हंटिंग स्ट्रेटजीज। फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन द हेलोसीन क्रिएटेड नीड फॉर फॉरेस्ट क्लियरिंग टूल्स। फूड प्रोडक्शन डिमांडेड स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। नाउ एक बार हम फिर देख लेते हैं जो 3A सिस्टम था उसकी राइट सीक्वेंस क्या थी। उसकी सीक्वेंस थी हैंड एक्स यूज, उसके बाद माइक्रोलिथ यूज और फिर पॉलिश्ड सल्ट यूज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 30। बेलन वैली यूपी वर्सेस अडवा वैली एमपी। तो ये 2 वैलीज हैं यूपी और एमपी में, बेलन वैली, अडवा वैली, इनमें डिफरेंस बताना। बोथ वैलीज कंटेन साइट दैट शो ट्रांजिशन फ्रॉम एपीपैलेलिथिक टू नियोपैलेलिथिक। दोनों कंटेन एपीपैलेलिथिक और नियोपैलेलिथिक के बीच का ट्रांजिशन शो करती है। बेलन वैली इज फेमस फॉर कोल्डिवा राइस वाइल एडवा वैली इज फेमस फॉर रॉक शेल्टर। सो बेलन वैली फेमस है कोल्डिवा राइस से और एडवा वैली फेमस है रॉक शेल्टर से। बेलन वैली ड्रेन इनटू यमुना रिवर सिस्टम। सो बेलन वैली कांट बोथ वैलीज ड्रेन इनटू यमुना रिवर सिस्टम। सॉरी, बोथ वैलीज पूछा गया कि बोथ वैलीज कहाँ ड्रेन होती है, यमुना रिवर सिस्टम में। सो हमने राइट ऑप्शन चूज करना है ABCD में से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and
टू ओनली। सो एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखते हैं। स्टेटमेंट 1 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले, या ट्रांजिशन सीक्वेंस। बोथ वैली कंटेन क्रूशियल ट्रांजिशन साइट। बेलन वैली साइट्स लाइक चोपनी मांडो शो एपिपैलेolithic टू नियोलिथिक ट्रांजिशन। एडवा वैली कंटेन सिमिलर ट्रांजिशन सीक्वेंस इन इट्स रॉक शेल्टर साइट्स। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो उनके करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम लोग देखते हैं। बेलन वैली फेमस फॉर कोल्डिवा which yielded earliest evidence of domesticated rice cultivation in 6000 BCE। एडवा वैली में हमें क्या देखने को मिलता है? रॉक शेल्टर कॉम्प्लेक्सेस विद कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन सीक्वेंस एंड हिस्टोरिक आर्ट। सीक्वेंस 3 ड्रेनेज की बात करें, ये क्लेम गलत है। रियलिटी क्या है इसकी? बेलन वैली फ्लोज इनटू टोन्स रिवर which then joins the गंगा नोड दी यमुना। सो बेलन वैली टोन्स रिवर में ड्रेन करती है, फ्लो करती है बेलन रिवर जो है, और टोन्स रिवर जाके मिलती है गंगा में, ना कि यमुना में। और अडवा रिवर फ्लो करती है बेलन रिवर में, मेकिंग इट पार्ट ऑफ गंगा सिस्टम नॉट यमुना सिस्टम। सो दोनों ही वैलीज गंगा सिस्टम का पार्ट है, ना कि यमुना सिस्टम का। जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट देखें, both valleys are part of Vindhyan region and belong to गंगा ड्रेनेज सिस्टम। दोनों ही विंध्यन रीजन का पार्ट है और गंगा ड्रेनेज सिस्टम को बिलोंग करते हैं। एक बार दोबारा हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बोथ वैलीज कंटेन साइट्स दैट शो ट्रांजिशन फ्रॉम एपिपैलेolithic टू नियोलिथिक। ये राइट है। बोथ वैली इज फेमस फॉर कोल्ड रिवर आइस व्हाइल अडवा वैली इज फेमस फॉर रॉक शेल्टर। बोथ वैलीज ड्रेन इनटू यमुना रिवर सिस्टम, ये भी आंसर सही है। So question number 31. Consider the following first in Indian prehistory. First Paleolithic tool discovered by Robert Bruce Fort at Pallavaram. First Mesolithic microlith discovered by ACL Carlyle in the Vindhyan rock shelters. First Neolithic salt discovered by Lee Muser in the Tons Valley. First human fossil discovered by Arun Sonaka at the Hathnora. सो चारों ऑप्शन में से, चारों स्टेटमेंट में से हमने करेक्ट मैच द स्टेटमेंट चूज करनी है, और ऑप्शन हमें दिए गए ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3 एंड ऑप्शन डी ओनली 4, ऑल दी 4। सो करेक्ट option is all 4 statements are correctly matched. Now see its explanation. तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने, उनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलेलिथिक हैंड एक्स एट पल्लावरम नियर चेन्नई इन 1863। और एसीएल कराइल इन्होंने डिस्कवर किया थी फर्स्ट मेसोलिथिक माइक्रोलिथ इन दी विंध्यन रॉक शेल्टर। His work established the Mesolithic period as a distinctive phase in the Indian prehistory. Lee Muser की बात करें तो first Neolithic polished salt in the Tons Valley. This established the existence of Neolithic period in India. अरुण सोनाकिया की बात करें, discovered the Hathnora skull Narmada Man in 1982, the first and only authentic human fossil from Indian Stone Age. Historical significance of these discovery. Each discovery was groundbreaking for Indian archaeology, establishing chronology. These discoveries established 3-age system in India and proved that the subcontinent had the same prehistoric sequence as Europe. International recognition. Each brought international attention to Indian prehistory and established India as an important region for human evolution studies. Timeline of discoveries. 1863 Foots hand axe, first evidence of Paleolithic. Early 1900 Carlyle microlith, Mesolith recognition. Colonial period, Lee Muser salt Neolithic establishment. 1982 Sonakia's fossil, first human ancestor. सो एक बार फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पैलेलिथिक टूल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्रूस ने एट पल्लावरम हैंड एक्स। फर्स्ट मेसोलिथ माइक्रोलिथ किसने डिस्कवर किया? एसीएल कैराइल इन दी विंध्यन रॉक।
फर्स्ट नियोलिथ किसने डिस्कवर किया? ली म्यूजर ने इन द तोंस वैली। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल किसने डिस्कवर किया? अरुण सुनाकिया ने एट हथनोरा। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर so now see the question number 32, मैप बेस्ड लॉजिक। सो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इफ वन ट्रेवल्स फ्रॉम साइट ऑफ बुरजाहम नॉर्थ टू पेम्पल्ली साउथ विया द सेंट्रल इंडियन रूट विच जियोलॉजिकल टूल मटेरियल सीक्वेंस इज मोस्ट लाइकली एनकाउंटर, कि अगर कोई बुरजाहम से पेम्पल्ली की तरफ ट्रैवल करे तो सेंट्रल इंडिया रूट के थ्रू तो कौन से जियोलॉजिकल टूल मटेरियल सीक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैप रॉक टू क्वार्ट्जाइट टू लाइमस्टोन, सेकंड है पंजल ट्रैप टू विंध्यन सैंडस्टोन टू डेक्कन ट्रैप टू ग्रेनाइट जेनेसिस, देन थर्ड इज ग्रेनाइट टू बसाल्ट टू सैंडस्टोन, लाइमस्टोन टू क्वार्ट्जाइट टू ट्रैप रॉक। सो ये चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। पहले हमें पंजल ट्रैप दिखेगा, फिर हमें विंध्यन सैंडस्टोन दिखेंगे, फिर हमें डेक्कन ट्रैप दिखेगा, फिर ग्रेनाइट जेनेसिस दिखेगा। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो बुरजाम कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में आपने एक रेंज देखी होगी पीर पंजाल माउंटेन्स की रेंज। सो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा पंजाल ट्रैप। ये वोल्केनिक रॉक है पंजाल रेंज की यूज ऑफ बेसिक टूल प्रोडक्शन इन कश्मीर नियोलिथिक एरा। उसके बाद आ जाओ सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में हमें विंध्यास मिलेंगे और वहाँ पे विंध्यन सैंडस्टोन हमें देखने को मिलेगा। एक्सीलेंट फॉर टूल मेकिंग, सोर्स ऑफ क्वार्ट्जाइट फॉर पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक ट्रेडिशन। फिर हमें डेक्कन प्लेटू में आ जाए तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप में हमें कौन सी रॉक्स मिलती हैं? बसाल्टिक रॉक यूज्ड फॉर टूल्स इन महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। फिर साउथ इंडिया में पेम्पल्ली में देखें तो ग्रेनाइट जेनेसिस, क्रिस्टलिन रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर शील्ड, सोर्स मटेरियल फॉर साउथ इंडियन नियोलिथिक पॉलिश्ड एक्स। सो ये चारों ही स्टेटमेंट अगर देखें तो ये कश्मीर में पहले हमें पंजाल ट्रैप दिखेगा, फिर विंध्यन सैंडस्टोन, फिर डेक्कन ट्रैप और फिर ग्रेनाइट जेनेसिस। सो ये ऑप्शन सही है। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। सब पूछा गया है कि बुरजाहम नॉर्थ से पेम्पल्ली साउथ से जब ट्रैवल करते हैं सेंट्रल इंडिया का रूट लेके तो कौन से जियोलॉजिकल टूल मटेरियल सीक्वेंस सही देखने को मिलेगी। सो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पंजाल ट्रैप, विंध्यन सैंडस्टोन, डेक्कन ट्रैप और फिर ग्रेनाइट जेनेसिस। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नियोलिथिक साइट बट इज कंफ्यूज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैंड, प्रेजेंस ऑफ स्टोन टूल्स। सो स्टोन टूल इस जगह पे देखने को मिलते हैं पर ये एक नियोलिथिक साइट नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें मस्की, ब्रह्मगिरी, अरिकामेडी और टेलाकोटा। सो राइट आंसर हमें चूज करना है। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, अरिकमेडु। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखते हैं। अरिकमेडु द हिस्टोरिकल पोर्ट, अरिकमेडु पुडुचेरी में पाया जाता है। इज हिस्टोरिकल पीरियड साइट फर्स्ट सेंचुरी BC टू सेकेंड सेंचुरी, फेमस फॉर इंडियन रोमन ट्रेड, नॉट अ नियोलिथिक सेटलमेंट। वाई द कंफ्यूजन अकर? स्टोन बीड्स हमें देखने को मिलते हैं। अरिकमेडु हैज एक्सटेंसिव स्टोन बीड मैन्युफैक्चरिंग एविडेंस विच कैन बी मिस्टेकन टू नियोलिथिक वर्किंग। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो लैपिडरी वर्क देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर लोकेशन की हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में ये लोकेटेड है, वेयर मैनी जेन्युइन नियोलिथिक साइट एग्जिस्ट क्रिएटिंग जियोग्राफिकल कंफ्यूजन। जेन्युइन नियोलिथिक मेगालिथ साइट, जो कि असली नियोलिथिक मेगालिथ साइट्स है साउथ इंडिया में, वो है मस्की कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, टेलाकोटा कर्नाटका। और ये तीनों ही ऑप्शंस में पूछी गई थी बट क्वेश्चन में पूछा गया था नोट नियोलिथिक साइट। सो की डिस्टिंक्शन फीचर देखें तो अरिकमेडु हैज फेमस have feature completely different from Neolithic site.
रोमन पोट्री देखने को मिलती है, मेडिटेरेनियन एम्फोरे देखने को मिलता है, ग्लास एंड जेम ट्रेड, अर्बन लेआउट, कोइंस एंड इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलती है। सो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा गया था नोट अ नियोलिथिक साइट बट इज ऑफन कंफ्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन टूल्स, और इसका सही ऑप्शन था अरिक मेडू। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं मस्की, ब्रह्मगिरी, तेलाकोटा, ये एक नियोलिथिक साइट्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, कंसिडर दी पोट्री टाइमलाइन। पैलियोलिथिक में कोई भी पोट्री नहीं थी, मेसोलिथिक में नो पोट्री जनरली बट हैंडमेड पोट्री अपीयर्स इन वेरी लेट फेज, लैंगनाज, चोपमनी, माउंट मैंडो। नियोलिथिक में व्हील मेड पोट्री बिकम्स डोमिनेंट इन दी लेटर स्टेजेस पीरियड 2 ऑफ मेहरगढ़। सो करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करना है ABCD में से। सो नाउ लेट्स सी दी करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज C, ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पैलियोलिथिक में कोई भी पोट्री देखने को नहीं मिलती, वहाँ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पोट्री देखने को मिलती है। मेसोलिथिक में हैंडमेड पोट्री देखने को मिलती है लंगनाज और चोपनी मांडो जैसी साइट्स पे। नियोलिथिक में व्हील मेड पोट्री देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था मेहरगढ़ साइट वाला। फिर टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, पोट्री मेकिंग हम लोग टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन देखते हैं। सो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि पैलियोलिथिक एब्सेंस, सो ये सही है। स्टेटमेंट 2 नियोलिथिक सोफिस्टिकेशन, मेहरगढ़ में व्हील मेड पोट्री देखने को मिलती है। मेसोलिथिक लंगनाज एंड चोपनी मांडो में हैंडमेड पोट्री देखने को मिलती है। सो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इसमें पोट्री टाइमलाइन के बारे में कहा गया कि पैलियोलिथिक में कोई भी पोट्री देखने को नहीं मिलती, ये ऑप्शन सही है। मेसोलिथिक में पोट्री तो देखने को मिलती नहीं बट हैंडमेड पोट्री हमें देखने को मिलती है चोपनी मांडो और लंगनाथ जैसे साइड में, ये भी ऑप्शन सही है। नियोलिथिक में व्हील मेड पोट्री हमें देखने को मिलती है लेटर स्टेज पीरियड 2 ऑफ मेहरगढ़ में, ये भी ऑप्शन सही है। सो आंसर C इज द करेक्ट आंसर। नाउ move to the next question, question number 35. So the presence of ring stone, large perforated stone, is characteristic feature of which culture believed to be used as maghead or weights for digging sticks? So ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें से हमने राइट ऑप्शन चूज करना है। सो राइट ऑप्शन हम लोग देखते हैं B, नियोलिथिक फेज। रिंग स्टोन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, रिंग स्टोन आर लार्ज परफोरेटेड स्टोन डिस्क्स विद अ सेंट्रल होल, दे आर कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफैक्ट ऑफ नियोलिथिक पीरियड, आर मेड एट मेजर साइट्स लाइक बुरजाहम, कोल्डिवा एंड वेरियस साउथ इंडियन नियोलिथिक सेटलमेंट। फंक्शनल यूज ऑफ रिंग स्टोन्स, digging stick weights. The most accepted theory, ring stones were used as weights on digging sticks to give them momentum and make soil cultivation more effective. Mace heads की बात करें, some larger ring stones may have served as mace heads, ceremonial or practice weapon mounted on wooden handles. Pounding tool could have been used as weight in grain processing, mounted on pedestals for more effective pounding of grains and seeds. Archaeological distribution, ring stones are found across different Neolithic traditions in India. Kashmir, Burjam yielded numerous ring stones of various sizes, some as large as 30 cm in diameter. Indian Neolithic sites like Koldiva and Mehrgarh now ring stones associated with early rice cultivation. South Indian Neolithic found sites like Halur and Tellakota often associated with millet cultivation. Why Neolithic and not other period? Neolithic period में ही क्यों पाए जाते हैं? Paleolithic, mobile hunters had no need for heavy agricultural tools. Mesolithic, still primarily hunting, gathering, minimal agricultural activity. Iron Age made metal tools that were more efficient than stone ring tools. So एक बार फिर हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं. The presence of ring stones, large perforated stone, is characteristic feature for which culture believed to be used as nascents or weights for digging sticks. So इसका राइट जो आंसर था
सो इसका राइट जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द साइट ऑफ ओडाई इन तमिलनाडु। इट yielded a fossilized baby skull। ओडाई तमिलनाडु साइट की बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट yielded a fossilized baby skull। द डेटिंग इज controversial with claims ranging from 1.6 lakh years to much younger date. It challenges the theory of human evolution was absent in the ferricrate landscape of Tamil Nadu. सो हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ए बी सी डी में से। नाउ लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। दिस इज अ करंट अफेयर आर्कियोलॉजिकल ट्रैप क्वेश्चन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ रिसेंट आर्कियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? फॉसिलाइज्ड बेबी स्कल इन 2001 एग्जीबिशन एट ओडाई वल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु yielded a fossilized infant skull representing one of the rare human fossil finds in India. Statement 2 क्या कहती है? Dating controversy. The dating of Odai skull has been highly controversial. Original claim क्या था Odai skull का? Exhibitor initially claimed a date of 1.6 lakh year ago, placing it in the Middle Paleolithic period. But scientific skepticism क्या कहते हैं? Many archaeology question this date, suggesting much younger date based on stratigraphic and contextual evidence. Ongoing debate. The controversy continues with calls for more rigorous radiocarbon dating and peer review. अभी तक इसका ये मतलब ये क्लियर नहीं है कि वो ओडाई स्कल किस पीरियड को बिलोंग करता था। सो थर्ड स्टेटमेंट फेरिकेट चैलेंज। द डिस्कवरी चैलेंज प्रीवियस assumption अबाउट ह्यूमन इनहेबिटेंस इन तमिलनाडु। प्रीवियस थ्योरी क्या कहती है कि फेरिक्रेट लैंडस्केप आयरन रिच लेथराइट फॉर्मेशन वर कंसिडर अनसुटेबल फॉर अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू पुअर सॉइल एंड हार्श कंडीशन। इफ द ओडाइल डेटिंग इज करेक्ट, इट सुजेस्ट अर्ली ह्यूमन सक्सेसफुली अडेप्टेड टू दीज चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। कि अगर जो ओडाई डेटिंग है वो सही निकलती है तो तब उस लैंडस्केप उस रीजन में उस टाइम पे ह्यूमन अडेप्टेशन हमें देखने को मिलती है। Broader implication. The Odai discovery, if authenticity, would have significant implication. Expand the known range of early human habitation in South India. Challenge environmental deterministic theories about human settlement pattern. Provide new insights into human adaptability in diverse landscape. So एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है ओडाई इन तमिलनाडु इट yielded अब फॉसिलाइज्ड बेबी स्कल कि वहाँ पे एक फॉसिलाइज्ड बेबी स्कल पाया गया और डेटिंग उसकी कंट्रोवर्शियल है कि कुछ कहते हैं कि एक 1.6 लाख ईयर पहले की और कुछ कहते हैं कि बहुत यंगर डेट्स है इसकी। और फिर चैलेंज ये थ्योरी किसको चैलेंज करती है? ह्यूमन इवोल्यूशन को, जो कि कहती थी प्रीवियस थ्योरी क्या थी कि फेरिक्रेट लैंडस्केप में ह्यूमन हैबिटेशन एब्सेंट होती है, तो ह्यूमन हैबिटेशन एब्सेंट होती है। और इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर सी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 क्वेश्चन में पूछा गया है प्री हिस्ट्री वर्सेस प्रोटो हिस्ट्री। सो प्री हिस्ट्री क्या है? पीरियड विद नो रिटन रिकॉर्ड स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? पीरियड विद रिटन रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट येट डेसिफर्ड हड़प्पन और ओरल ट्रेडिशन रिटन लेटर वैदिक। हिस्ट्री पीरियड विद डेसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स मोरियन ऑनवर्ड। सो हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ABCD में से। नाउ लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है बैकबोन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज। प्री हिस्ट्री वो होती है जिसके कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में ही बेस है। प्रोटो हिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड तो हैं बट वो डेसिफर्ड नहीं किए गए या फिर पुराने रिटन रिकॉर्ड कुछ मिलने को देखने हैं, जैसे कि वैदिक लिटरेचर, हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री हम लोग किसे कहेंगे? जिसमें डेसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड है।
begins with Mauryan inscription, Brahmi script, Buddhist texts and Greek accounts. So एग्जाम्पल देखें हम लोग. एग्जाम्पल इन इंडियन कंटेक्स. प्री हिस्ट्री पैलियोलिथिक हथनोरा स्कल भिमबेटका आर्ट मेसोलिथिक बगोर लंगनाज बरिया नियोलिथिक बुरजाहो मेयरगढ़. प्रोटो हिस्ट्री की बात करें हड़प्पा वैदिक अर्ली आयरन एज. हिस्ट्री की बात करें मौर्यन एज पोस्ट मौर्यन एज क्लासिकल संस्कृत एंड प्राकृत टेक्स्ट. और ये डेफिनेशन क्यों मैटर करती है? Understanding these category crucial because they determine research methodology. Prehistory, pure archaeology, material evidence only, no textual bias or interpretation. Proto-history, mixed approach, archaeological भी है और limited textual evidence भी है. और history में text based with archaeological support, narrative reconstruction possible. कि जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हम जिस तरह से डिफाइन करेंगे उस तरह की हिस्ट्री हम लोग बना सकते हैं. कि वो टेक्स्ट सच भी हो सकते हैं या मनगढ़ंत कहानियाँ भी हो सकती हैं. इन प्रैक्टिस दीज बाउंड्रीज कैन बी फ्लूइड. सम वैदिक रेफरेंस में कोरिलेट विद आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. हड़प्पन स्क्रिप्ट माइट बी डिस्ट्रीवर चेंजिंग इस क्लासिफिकेशन. रीजनल वेरिएशन मीन डिफरेंट एरियाज एंटर हिस्ट्री एट डिफरेंट टाइम. सो एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. प्री हिस्ट्री वर्सेस प्रोटो हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री पीरियड विद नो रिटन रिकॉर्ड, ये भी सही है. प्रोटो हिस्ट्री पीरियड विद रिटन रिकॉर्ड दैट आर नॉट येट डिसिफर्ड. हड़प्पन और ओरल रिटन ट्रेडिशंस लेटर वैदिक. हिस्ट्री पीरियड विद डिसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड मौर्यन ऑनवर्ड, तो ये भी सही है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. Which Neolithic site provide evidence of pit dwelling outside of Kashmir? सो ये हमें पूछा गया है कि कौन सी नियोलिथिक जिसमें पिट ड्वेलिंग देखने को मिलती है कश्मीर के बाहर. सो ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं कोलडिवा, नागार्जुना कोंडा, सराई नहर राय, पेमपल्ली. सो आंसर हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज बी नागार्जुना कोंडा. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस इज अ रेयर फैक्ट क्वेश्चन. पिट ड्वेलिंग आर टिपिकली एसोसिएटेड विद कश्मीर नियोलिथिक बुरजाम बट नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश प्रोवाइड रेयर एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर इन साउथ इंडिया. लोकेशन इसकी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में. नाउ सबमर्ज्ड अंडर द कृष्णा रिवर रिजर्वायर. एक्सटेंसिव आर्कियोलॉजिकल वर्क वाज डन बिफोर सबमर्जन. सो कृष्णा रिवर रिजर्वायर के अंडर ये साइट देखने को हमें मिलती है. पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिलते हैं. सर्कुलर पिट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं सिमिलर दोज एट बुरजाहम. कल्चरल फेज. पिट ड्वेलिंग फेज रिप्रेजेंट अर्ली नियोलिथिक ऑक्यूपेशन बिफोर द साइट डेवलप्ड इनटू मेजर बुद्धिस्ट सेंटर. व्हाई अदर ऑप्शंस डिडंट फिट? कोलडिवा यूपी. कोलडिवा विंध्यन नियोलिथिक साइट है फेमस फॉर राइट कल्टीवेशन. नो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग. सराई नहर यूपी अ मेसोलिथिक साइट. नो नियोलिथिक. पेमपल्ली साउथ इंडियन नियोलिथिक साइट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन. नो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग. Architectural comparison. Pit dwelling at different sites show interesting variation. बुरजाहम में और नागार्जुना कोंडा में देखते हैं. बुरजाहम में डेप्थ थी वेरी डीप, नागार्जुना कोंडा में शैलो. बुरजाहम में पर्पस था रिटन प्रोटेक्शन, नागार्जुना कोंडा में कोई पर्पस नहीं था. पॉसिबली स्टोरेज के लिए भी यूज की जा सकती है. बुरजाहम में कंस्ट्रक्शन था स्टोन लाइन वॉल्ड, नागार्जुना कोंडा में सिंपल अर्थ एग्जीबिशन. सो एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. इसमें पूछा गया था कि ऐसी नियोलिथिक साइट जिसमें कि पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले और वो कश्मीर के बाहर हो. तो हमें ऑप्शन दिए गए थे कोलडिवा, सराई नहर, पेमपल्ली. इसका राइट आंसर था नागार्जुना कोंडा. सो क्वेश्चन नंबर 39. द ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोलिथिक रेवोल्यूशन, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, चारकोलिथिक रेवोल्यूशन या फिर अर्बन रेवोल्यूशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी नियोलिथिक रेवोल्यूशन. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. गॉर्डन चिल्ड्स नियोलिथिक रेवोल्यूशन. द टर्म नियोलिथिक रेवोल्यूशन was coined by British archaeology V. Gordon Childe in 1936 to describe most fundamental transformation in human history.
What defines the Neolithic revolution? Food production, the shift from food gathering to food producing, agriculture and animal domestication. Sedentism, the transition from nomadic lifestyle to permanent settlement. Population growth, reliable food surplus supported larger population and population density increases. Why other revolution don't fit? Mesolithic revolution में हमें क्या देखने को मिलता है? मेसोलिथिक रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है अडेप्टेशन टू पोस्ट ग्लेशियल एनवायरनमेंट, नॉट फंडामेंटल इकोनॉमिक चेंज। चैल्कोलिथिक हमें इंट्रोड्यूस करता है कॉपर टेक्नोलॉजी से, विच इज टेक्नोलॉजिकल बट नॉट एज फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव। अर्बन रेवोल्यूशन ये कॉइंड की गई थी गॉर्डन चाइल्डे। दिस रेफर्स टू द राइज ऑफ सिटीज एंड सिविलाइजेशन, इट कम आफ्टर नियोलिथिक रेवोल्यूशन एंड डिपेंड्स ऑन इट। द रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट, Neolithic revolution transformed human society into multiple ways: economic scarcity to surplus, social development of social hierarchy and specialization, technological new tools for farming and food processing, demographic support for much larger population, cultural, new religious and artistic expression। इंडियन एग्जाम्पल देखें तो नियोलिथिक revolution in India evidenced by sites like मेहरगढ़, कोलडिवा, बुरजाहम। सो एक बार फिर हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग हमें ट्रांजिशन किस एरा में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ऑप्शन नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है टूल्स मेड फॉर वुड इन द स्टोन एज, they have rarely survived due to organic decay. Their existence is inferred from wear pattern on stone tools, microliths used as barbs. The site of Colombo Falls, Africa provide evidence of wooden tools suggesting Indian counterparts likely existed. सो इसके करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करने हैं ABCD में से। नाउ लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हमें ये पूछा गया है स्टेटमेंट 1 में ऑर्गेनिक डीके, वुडन टूल्स रेयरली सर्वाइव इन आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट ड्यू टू वुड है तो ऑब्वियसली वो डिग्रेड तो होएगी, तो इसीलिए वुडन टूल्स डिग्रेड होंगे। क्योंकि इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मानसून वेदरिंग है, तो उसकी वजह से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सीजनल रेन्स की वजह से वो डीके हो गए। फिर सॉइल भी एसिडिक है, एसिडिक सॉइल होने की वजह से उसका भी इफेक्ट पड़ा और वो डीके हो गए। स्टेटमेंट 2 में हमें पूछा गया वियर पैटर्न, आर्कियोलॉजी यूज साइंटिफिक इन्फरेंस टू रिकंस्ट्रक्ट वैनिश्ड टेक्नोलॉजी, माइक्रोवियर एनालिसिस, microscopic examination of stone tool edges reveal how they were used for cutting woods, scraping hides or as weapon point. Hafting evidence, microlith shows specific wear pattern indicated they were hafted attached to wooden handles as composite tools. So जब उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया तो हमें पता चला कि वो कैसे यूज़ किए जाते थे। फिर हाफ्टिंग एविडेंस से पता चला कि वो उनके साथ कोई और भी चीज़ अटैच होती थी। स्टेटमेंट 3 में एनालॉजिकल एविडेंस पूछा गया, Colombo Fall, Zambia, Africa preserved wooden tools due to waterlogged condition. This proves that Stone Age peoples were sophisticated woodworkers, suggesting similar technologies existed globally, including India. The invisible technology. Most Stone Age technology was actually organic. Digging stick, spear shaft with stone points, bow and arrow with microlith barbs, handles for axes and as containers made from gourd and bark. Archaeological method to study vanished technology. Experimental archaeology, recreating tools and testing them to understand wear pattern and function. Ethnographic analogy, studying modern hunter-gatherer community to understand how similar tools might have been used. Chemical analysis, detecting organic residue on stone tools that indicate contact with wood, plant, matter. So एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Question number 40. Tools made of wood in the Stone Age. They rarely survive due to organic decay. Obviously, wood के बने हैं तो वो decay होंगे. So first statement is correct. The existence is inferred
इन्फर्ड फ्रॉम वियर पैटर्न ऑन स्टोन टूल्स। अब उनकी एग्जिस्टेंस का कैसे पता चला, जब वो डीके हो गए तो उनकी एग्जिस्टेंस का हमें कैसे पता चला, तो ये हमने स्टोन टूल्स के वियर पैटर्न्स के साथ हमें पता चला कि स्टोन टूल्स पे जो पैटर्न्स बने हुए थे घिसने के बाद, तो उससे पता चला कि इनके साथ ये भी अटैच थे, वुडन भी। और माइक्रोलिथ यूज्ड एज बा, माइक्रोलिथ को यूज़ किया गया था उनके साथ अटकाने के लिए, जैसे कि हम तार को नहीं बांध देते किसी के साथ, तो उनके साथ माइक्रोलिथ को यूज़ किया गया था एज अ बाब। सो उससे पता चला कि वुड के भी टूल्स थे। फिर कोलंबो फॉल्स अफ्रीका प्रोवाइड एविडेंस ऑफ वुडन टूल सजेस्टिंग इंडियन काउंटर पार्ट लाइकली एग्जिस्टिंग। कोलंबो फॉल अफ्रीका में वुडन टूल्स देखे गए तो उसने सजेस्ट किया कि इंडिया में भी सेम चीज़ पाई जाएगी। सो ये भी ऑप्शन सही है। सो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू।